हेलो। आप सभी का स्वागत है सिवाल सिविल सर्विसेज में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। पिछले के 5 लेक्चर हमने क्रॉनिकल सितंबर सीरीज के कंप्लीट किए हैं। अभी ये प्रोबेबली 6th लेक्चर है, 6वां लेक्चर होने वाला है। इसमें क्रॉनिकल खत्म हो जाएगी पूरी। इसके बाद में केवल वन लाइनर और पीछे की जो स्टैटिक पोर्शन है वो बचेगा। वन लाइनर आप खुद से पढ़ सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। और अगर आप लोग बहुत फोर्स करेंगे तो मैं उसको भी कर ही दूंगा। खैर, मैं भी आता हूँ अपने पहले टॉपिक पे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर थानी अल जायदी डब्ल्यूटीओ, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, डब्ल्यूटीओ जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उसके 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए। तो ये देख लिए पहले डब्ल्यूटीओ क्या है। डब्ल्यूटीओ का फॉर्म हुआ तो आपको एक नाम याद आता होगा, गैट। गैट, GATT, ओके, जिसको सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में मतलब बनाया गया था 1948 में। दरअसल वर्ल्ड वार के टाइम पे बहुत सी बुरी बुरी चीजें हो रही थी, तो ट्रेड ठीक से चले और ट्रेड पे असर ना आए, इसलिए गैट का निर्माण किया गया था। गैट ये बना और 1995 में आकर गैट को रिप्लेस कर दिया WTO ने। हेडक्वार्टर्स इसके आपको मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे बताइए 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 बताइए। जेनेवा, जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ओके, ठीक। और ये कहाँ से निकल के आया था? तो ब्रिटेन वुड्स जो कॉन्फ्रेंस थी, जिससे IMF वर्ल्ड बैंक बना, इसके बाद में और चर्चाएं हुई, फिर एक हवाना कॉन्फ्रेंस हुई और हवाना चार्टर आया। इसके बाद में बहुत सारी 1947 में ये साइन की गई थी, बट 48 से गैट ने काम करना चालू किया और 95 में ये रिप्लेस कर दिया गया WTO का। इतनी चीजें आप जान लीजिए। तो मंत्री स्तरीय कॉन्फ्रेंस है, कौन सी है? 13वीं है, मंत्री स्तरीय है। ओके, और ये जो है डॉक्टर थानी अल जायदी, ये देखिए कहाँ के इंसान हैं? तो UAE के विदेश व्यापार मंत्री हैं। ओके, इतनी। और ये घोषणा कहाँ पे की गई है? देखिए ये घोषणा कहाँ की गई? तो जिनेवा में WTO की जनरल काउंसिलिंग के दौरान ये चीजें इतनी की गई हैं। ठीक, इतने कहाँ हुई थी? बैठक के दौरान 24 जुलाई को की गई। विश्व व्यापार WTO के 13वें मंत्रिपरिषद सम्मेलन 2004 अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना इसको, ठीक, ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना। कहाँ के हैं ये जरूर याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ये कहाँ के हैं, समझे आप? हो सकता है केवल यही रट के जाए, पूछ लेगा वो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। ठीक, और WTO के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए, अभी क्या हुआ? होने वाले सभी 164 देशों में सीमा शुल्क ब्लॉक के प्रतिनिधि का भाग लेंगे। ठीक है, इतनी चीजें आप पढ़ लेंगे। अब देखिए अगला हमारा टॉपिक है, न्यायमूर्ति आलोक आराधे तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। ठीक, ऐसे चीजें केवल अगर आएगा तो 4-5 पूछेगा, तो आपको मैच कराने को देगा बस। ठीक, इसमें केवल इतना ही पॉइंट आप याद रखेंगे, बस बस बस। ठीक, केवल इतना पॉइंट याद रखें। और अगर ज्यादा कुछ याद रखना है तो ये याद रख लिए कि इससे पहले वो कहाँ के थे? तेलंगाना हाईकोर्ट के बने। ओके, हैदराबाद में तेलंगाना हाईकोर्ट के प्रमुख बने। ठीक है, उन्होंने न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां का स्थान लिया। अभी आपको पता होगा उज्जवल भुइयां और एक महाशय और हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति मिली है। ओके, ठीक। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। इससे और पीछे की चीजें नहीं याद रखेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। राकेश पॉल हैं भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक बने हैं। ठीक, केवल इतनी चीज याद रखेंगे बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं चीजें सरल बना रहा हूं आपके लिए। जबरदस्ती की इंफॉर्मेशन दिमाग में घूमना लेके बहुत बुरा होता है कई बार, दिमाग पागल हो जाएगा। मैं देखिए सतपाल भानु है, जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक, बस इतना याद रखिए। ये ध्यान रखिए, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो, जिसको बोलते हैं FSIB, ये राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों और वित्तीय संस्थाओं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में निदेशकों की नियुक्ति की देखरेख करता है। बस 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 बस। निवृत्ति राय को इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO नियुक्त किया गया। बस इतना याद रखेंगे, बस कुछ नहीं। ठीक, इन्वेस्ट इंडिया को इसको देख लेना एक बार। ठीक है, ठीक, भारत सरकार की आधिकारिक निवेश संवर्धन और सुविधा प्रदाता एजेंसी है। ये कब फॉर्म हुई थी? 2009 में। ठीक, किसके अंदर आ जाती है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है, इतनी चीजें केवल आप याद रखेंगे बस, और कुछ बहुत इसमें खास कार्य नहीं। देखिए राजय कुमार सिन्हा SBI कैप्स के प्रमुख, बस उज्जवल भैया। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कुछ बता भी सकता हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कुछ बदलाव हुए। देखिए अब यहाँ पे आए उज्जवल भैया, जो कि हम लोगों ने देखा था हैदराबाद में जो है तेलंगाना हाईकोर्ट, और S वेंकट नारायण भट्टी। ठीक है, इनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए।
अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना में उच्च न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश उज्जवल भुइयां और केरल के मुख्य न्यायाधीश वेंकट नारायण भट्टी, ठीक है, एस वेंकट नारायण भट्टी को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया है न्यायाधीश के रूप में। अब आपको एक बात बता दूं मैं, देखिए इसमें नियुक्ति के बाद ये संख्या 24 हो गई है, सबसे पहले यहीं आ जाते हैं, ठीक है। 30 न्यायाधीश हैं वर्तमान में, 2 नए जजों की नियुक्ति के बाद टोटल सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी संख्या इस समय कितनी है, मतलब सैंक्शनड कितनी है, जो सैंक्शन की गई है, तो 1+34, ओके, 1+33, सॉरी 1+33, ठीक है, 1+33 है, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, ओके, 33 और अन्य न्यायाधीश होंगे। अगर इनकी संख्या बढ़ानी है या घटानी है तो ये पावर किसके पास में है, तो पार्लियामेंट के पास में है, ठीक है, पार्लियामेंट के पास में है, संसद के पास में, ओके। जब देश आजाद हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट पहली बार बना 26 जनवरी 1950 की बात है, तो उस समय यह संख्या हुआ करती थी 1+7, टोटल 8, एक उसमें मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते हैं। इतनी चीजें याद रखें, ये संख्या कौन बढ़ा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट बढ़ा सकता है, ठीक है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट आता कहाँ है, अगर आपको मैं बताऊं तो ये पार्ट 5 है, पार्ट 5 कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आप देखेंगे तो कहां से मिलेगा, 124 से लेके कहां तक याद करिए, 147 तक, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जब मैं आऊंगा तो उसमें बहुत ठीक ठाक पढ़ा दूंगा। अच्छा, जो ये अपॉइंट किए जाते हैं छोटी छोटी चीजें मैं और भी बता देता हूँ। मिनिमम एजेस क्या होती है, मिनिमम एज तो डिसाइड ही नहीं है, कोई बात नहीं। मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है, तो 65 हो सकती है, ओके। और क्या है, अगर वो मतलब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, शपथ जो होती है, जो ओथ लेता है वो किसके सामने लेगा, तो या फिर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने लेगा या उसके द्वारा जो व्यक्ति सामने लाया जाएगा उसके सामने लेगा, ओके। वेतन कौन डिसाइड करेगा, तो ऑफ कोर्स पार्लियामेंट वेतन डिसाइड करेगी, लेकिन इसके वेतन में कमी नहीं की जा सकती है जब तक कि फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस देश में ना हो। फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी ना लगी हो, ठीक है। आर्टिकल कौन सा आएगा, याद करिए जाके उसको, ठीक। और क्या होगा, योग्यता कितनी होगी, इसकी योग्यता क्या होगी, याद करो क्या होगी योग्यता, 5 वर्ष किसी हाई कोर्ट या अन्य हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो, या फिर 10 वर्ष एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में, विभिन्न न्यायालयों में वो काम कर चुका हो, एज ए लॉ मतलब एज ए एडवोकेट काम कर चुका हो, और इसके बाद में और राष्ट्रपति की नजर में वो क्या होना चाहिए, कानून का ज्ञाता होना चाहिए, ठीक है। इतनी चीजें हो गई, तो इतनी चीजें केवल इसमें थी, मैंने जो पीछे की चीजें थी मैंने वो आपको बताने की कोशिश की है, ठीक, ओके। हाँ, अब आप इसमें ये भी पढ़ेंगे एनजेएससी क्या है और कॉलेजियन सिस्टम कैसे वर्क करता है, कॉलेजियन सिस्टम में कितने लोग होते हैं, तो देख लेना 1+4 होते हैं, मतलब सिस्टम में नहीं, जो कमेटी होती है जो डिसाइड करती है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का चीफ जस्टिस होगा और +R 4 और लोग हो गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का चीफ जस्टिस जो होता है वो अन्य चीफ मतलब अन्य जो वहां के सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनसे कैसे अलग होता है, इन सब चीजों को देखें, समझे क्या उसको एक्स्ट्रा कौन कौन सी पावर होती है, केवल मैनेजमेंट की पावर होती है या जुडिशियल पावर भी होती है, जुडिशियल पावर नहीं होती, चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलो, शेख तलाल एशिया ओलंपिक के परिषद के अध्यक्ष। अब देखिए शेख तलाल जो है, तलाल फहद अल साहब एशियाई ओलंपिक परिषद यानी OCA के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। शेख तलाल उस OCA के अध्यक्ष नियुक्त से पहले अपने निलंबित भाई की जगह लेंगे, ठीक है। ये है कहाँ के, इतना आप याद कर लेंगे, ढूंढिए, ठीक है, ठीक, ढूंढिए, गूगल करिए क्या है, एशिया ओलंपिक परिषद में कितने इस समय लोग हैं, तो 45 लोग हैं, ये नाम याद कर लेना, शेख तलाल, ठीक है। हो सकता है इसका भाई जो नहीं रहा है उसकी जगह पे दूसरा नाम डाल दे, कंफ्यूज कर दे, ठीक है। इनके भाई जो थे 1991 से 21 से 45 देशों के OCA के अध्यक्ष रहे थे, बड़ा आदमी होगा, गूगल करके पता करिए किस देश के थे, ठीक है। न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह NGT के कार्यकारी अध्यक्ष बने, देखिए परमानेंट नहीं बने हैं, कार्यकारी अध्यक्ष बने, ओके, कार्यकारी, ठीक। अब देखिए NGT कहां से आया, NGT हर साल 1-2-3 साल में आ ही जाएगा, UPPC से आपसे पूछ लेगा या और भी स्टेट कमीशन जो होते हैं आपसे पूछते रहते हैं NGT के बारे में, समटाइम्स UPSC भी थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन बनाएगा इसमें। तो देखिए NGT क्या है, NGT कब फॉर्म हुई, तो 2010 में फॉर्म हुई, NGT एक्ट से ये बनी है। और NGT एक्ट कहां से आया, समझे, NGT एक्ट कैसे आया, तो आर्टिकल 21 आप याद करिए, आर्टिकल 21 जो हेल्दी एनवायरनमेंट की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 21 जो हेल्दी एनवायरनमेंट की भी बात करता है, उससे निकल के आया है ये, ठीक है, ठीक।
ठीक, अब इतनी चीज आप याद रखें, केंद्र सरकार ने इतने टाइम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी को न्यायिक सदस्य। अब देखिए एनजीटी का स्ट्रक्चर कैसा है, न्यायिक सदस्य क्योंकि यहाँ पे लिखा है उसको बता दूं। एक होता है चेयरमैन, फिर होते हैं जुडिशियल मेंबर जिनको आप न्यायिक सदस्य बोलते हैं, ठीक है, फिर होते हैं एक्सपर्ट, ठीक, एक्सपर्ट। तो ये जो न्यायिक सदस्य है इनको यहाँ पे नियुक्त किया गया था, इसी से इनको अभी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। इससे पहले आदर्श कुमार गोयल थे, आप बहुत साल से थे, 2018, देखिए 2018 से अध्यक्ष पद की नियुक्त किया गया था आदर्श कुमार गोयल को, इतनी चीज आप याद रखें, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद में भारत तीसरा देश है विशेष व्यापार न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भारतीय। एनजीटी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है, इसकी स्थापना पर्यावरणीय मुद्दों में तेजी से निपटान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम 2010 के से की गई थी। अच्छा एक बात बताइए, कोई जैसे अभी हम लोगों ने सुबनसिरी लोअर बिजली वाली पढ़ी थी, तो वहां पे एनजीटी ने जब हस्तक्षेप बाद में किया तो वो योजना चालू हो सकी, 10 साल से लटकी पड़ी हुई थी, ठीक है, वो हम लोगों ने पढ़ा था शायद लेक्चर नंबर 1 या 2 में, आई डोंट नो, पता नहीं कहाँ था, बट था ऐसा, ठीक। अब इसको आप याद करिए कि अगर एनजीटी जो होती है, जो भी मामले होते हैं उन पे अगर ये पर्यावरण से संबंधित, एनवायरमेंट से संबंधित अगर ये कोई फैसला देती है अपना, तो वहां पे उस फैसले को क्या चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में? तो यस, बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, बट उसका एक टाइम पीरियड होगा 90 डेज, 90 डेज के अंदर किया जा सकता है। जैसे कि हाई कोर्ट अगर बहुत से फैसले देता है तो उसकी एक समय सीमा होती है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की, तो वो 90 डेज ही लगभग होती है, ठीक है। चलिए आइए, रूस की तेल कंपनी रॉसनेफ्ट के निदेशक मंडल में पहले भारतीय की नियुक्ति, ठीक है, रूस की तेल कंपनी है, इसके बाद याद कर लीजिए, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पूर्व डायरेक्टर हैं जीके सतीश, इनको नियुक्त कर दिया गया, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कौन सी कंपनी है? अरामको है, ठीक है, तेल कंपनी, जिसका अभी पिछले कुछ साल, शायद 1 या 2 साल पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ में समझौता होने वाला था। तुषार मेहता 3 दिन के लिए सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए गए। तुषार मेहता देखिए 3 वर्ष के लिए सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए। तो तुषार मेहता बहुत गवर्नमेंट के बहुत पेट इंसान है, सॉलिसिटर जनरल नियुक्त कर दिया गया, 3 वर्ष का इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल यानी एसजी, ठीक। 2018 में इनको नियुक्त किया गया था। केंद्र सरकार ने सभी मुद्दों पर कानूनी राय देना होता है, सॉलिसिटर जनरल का काम ये होता है। सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो भारत का सॉलिसिटर जनरल एसजीआई, जिसको शॉर्ट में एसजी भी बोलते हैं, समटाइम्स एसजी भी बोलते हैं, ओके, सॉलिसिटर जनरल भारत के अटॉर्नी जनरल के अधीन होता है। अब आप समझे एजी क्या होता है, मैं बताऊंगा आपको। एजी को क्या पैसा मिलता है क्या, समझे, या वो बाध्यकारी है, ये सब चीजें मैं बताऊंगा पॉलिटी वाले लेक्चर में। बी नीरज प्रभाकर ऑयल पाम आरएसी की नई अध्यक्ष, यार देखो ये कोई इतना बहुत बागवानी विश्वविद्यालय है, तेलंगाना राज्य बागवानी विश्वविद्यालय के कुलपति ये हैं, इनको CSIR भारतीय तेल पाम अनुसंधान संस्थान, ठीक, के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। स्टैटिक अगर निकालना है इससे तो ये ढूंढ लीजिए, भारतीय तेल पाम अनुसंधान, ये कहाँ पे है, ओके, ठीक है। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ओके, तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, केवल ये याद रखना चाहो तो याद रख लो। देखिए निधन में आ जाइए, निधन में आपसे पूछता है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे बना लेगा, ओके, क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो निधन है, कौन है? शिरीष काड़ेकर, ठीक, इनका निधन हो गया। अभी ऐसा क्वेश्चन बना के ऐसे देता है कि शिरीष काड़ेकर का हाल ही में निधन हो गया, वो किस जेनर से, किस विधा से संबंधित थे, ओके, तो या किस स्टेट से संबंधित है? तो देखिए मराठी लेखक थे, मराठी लैंग्वेज के ये राइटर हैं, स्तंभकार, ये जो है इनका निधन हो गया है मुंबई में, ओके। और इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस, सामना और इन सब के लिए मराठी अंग्रेजी भाषा में काम किया, ये सब जरूरी चीजें नहीं है, ठीक। अगर कोई बड़ा इंसान, मान लीजिए जैसे पिछली बार के क्वेश्चन में आपने देखा था लता मंगेशकर के बारे में पूछा गया था, ठीक है, तो लता मंगेशकर को ये पूछ लिया था उन्होंने कि इनको भारत रत्न, आई गेस भारत रत्न या फिर आई गेस पद्म विभूषण शायद पूछ लिया था, समझे, ये 99 या 98 के आसपास, 2000 के आसपास जब उनको दिया गया था। तो जब कोई बहुत बड़ा इंसान जो नहीं रहता है तब वो इस तरीके के क्वेश्चन बनाते हैं, नहीं तो फिर वो डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे या सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन पूछेंगे। मैं देखो पढ़ने का तरीका आपको बता रहा हूँ, नहीं तो आप ये सब पढ़ते रहेंगे, ठीक है, ओके, ठीक। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का निधन, ठीक है, ये याद रखना, ओमन चांडी का निधन हो गया, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक। आप केवल इतना इसमें और देख लें कि ये कितनी बार मुख्यमंत्री रहे, तक 2 बार केरल के मुख्यमंत्री
रहे। ठीक, स्टेटमेंट में हो सकता दे दे कि वो 3 बार केरल के मुख्यमंत्री रहे, उसमें सही गलत आपसे पूछने लगे। विधानसभा नहीं पूछेगा, चांडी पुथुल्ली पुथुपल्ली, ठीक है, ये सब नहीं पूछेगा। ओमन चांडी केरल के मुख्यमंत्री 2 बार रहे थे। कहां से कब तक? ये वाली 4 से 6 और 11 से 16। प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं डॉक्टर मंगला नार्लिकर। ओके, मंगला नार्लिकर का निधन, बस इतना याद कर लीजिए। ये कहाँ पे थी, ये कहाँ की थी? तो बॉम्बे और पुणे विश्वविद्यालय में विख्याता के रूप में काम करती थी। नार्लिकर देखिए है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसको बोलते हैं TIFR। ठीक, में अपना योगदान दिया है। ठीक, ऐसी चीजें देख लें, नाम याद रखें किससे रिलेटेड है। राइट, समटाइम्स ऐसा भी हो जाएगा कि आपसे जो पिछली वाली हमने पूछी है, पिछली वाली हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, ऐसे जो लोगों का निधन हो गया उनको एक साइड डाल देगा और जिस जेनर से वो संबंधित थे उनको दूसरी लाइन में डाल देगा, आपसे मैच कराने को देगा। राइट, ठीक है। प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार नंबूदरी का निधन, ये चीजें देख लें। ये कहाँ के थे, इसको भी देखें कहाँ के थे। ठीक है, तो केरल के थे, केरल में निधन हो गया और केरल के संभवतः थे। देखिए केरल के उन्नानी में इनका जन्म हुआ था। बस 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 बस। अगर देखिए यहाँ पे, अब देखिए पढ़ने का तरीका ये होता है कि केरल ललित कला अकादमी से राजा रवि का पुरस्कार जीता। अगर कोई नेशनल अवार्ड होता, मान लीजिए पद्म विभूषण होता या पद्मश्री होता या समटाइम्स पद्म भूषण होता, तो एक बार देखने का मौका बनता था। पर स्टेट का अवार्ड है, वो भी हमारे देश का, हमारे स्टेट का नहीं है, यानी यूपी के स्टेट का नहीं है, तो देखने का कोई मतलब बनता नहीं है। राइट, ठीक है। तो हैकर कोविर मिटनिक का 59 साल में निधन हो गया। हैकर केविन मिटनिक। राइट, अब देख लिए, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि इसका नाम आपने शायद पहले भी सुना हो, केविन मिटनिक का। ठीक, जाने माने हैकर थे। इतने साल में इनका, और इनको हुआ था अग्न्याशय का कैंसर, पैंक्रियाज कैंसर। ठीक है, इससे 2011 में इनकी एक बुक आई थी, घोस्ट इन द वायर्स। ठीक, आगे की लाइन मत याद रखना, जब ये मिल जाए तो लगा देना बस। ठीक, देखिए पुरस्कार है राष्ट्र, अब देखिए पुरस्कार पे हम लोग आ गए। तो राष्ट्रपति ने प्रदान किए भूमि पुरस्कार 2023। भूमि पुरस्कार तो कौन सा मंत्रालय दे रहा है? देखिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित भूमि विकास पुरस्कार कौन देगा? मुर्मू जी देंगी, जो भारत की फर्स्ट नागरिक हैं। ठीक है, यह पुरस्कार किसको मिला है? देखिए डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम, मतलब जो इंडियन लैंड है, ये देखो कार्यक्रम चलाया जा रहा है बहुत दिनों से। जो लैंड्स हैं इंडिया में उनका डिजिटलाइजेशन हो रहा है। ठीक, और डिजिटलाइजेशन में क्या होता है कि जो अच्छा काम करता है उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। उत्कृष्ट काम करने वाले राज्य सचिवों को जो राज्य सचिव होते हैं और जिला कलेक्टरों को प्रदान किया गया। ठीक है, तो 9 राज्य सचिवों सहित 68 जिला की टीमों को, अधिकारियों को ये प्रदान किया गया है। सर्वाधिक, ये इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक पुरस्कार किसने जीते? तो उड़ीसा ने जीते। ठीक है, उड़ीसा ने इतने। ठीक, बस 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 बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ठीक, नरेंद्र मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र मोदी जी को अगर कुछ मिलता है तो इंपॉर्टेंट होता है। देखिए जब आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो वहां पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप भूल जाएं, आप गवर्नमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर आप ध्यान देंगे। तो उसके क्रम में देखिए, आप देखिए 13 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के, देखिए अब इस अवार्ड में खास क्या है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान, समझे, नागरिक और सैन्य सम्मान, ये केवल फॉरेनर्स के लिए नहीं था। देखिए इसको बनाया था, ये जो पुरस्कार है इसको नेपोलियन बोनापार्ट ने बनाया था, केवल उन लोगों के लिए जो फ्रांस के लिए काम करते हैं या फ्रांस के अंदर काम करते हैं बस, या जो लोग बाहर के हैं अगर वो फ्रांस के लिए काम कर रहे हैं तो। ठीक, इसका नाम याद कर दिए, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। और ये है, इससे सम्मानित होने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं भारत के। इससे पहले मिस्र के प्रधानमंत्री ने क्या किया था? मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल, ठीक, से सम्मानित किया। 9 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी को मिलने वाला ये 14वां अंतर्राष्ट्रीय है। इसके बारे में पढ़ लें, ये जो मैंने चीज आपको बताई है नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा 1802 में स्थापित किया गया था। पुरस्कार की सदस्यता फ्रांसीसी नागरिकों तक ही सीमित है। विदेशी नागरिक जो फ्रांस की सेवा करते हैं या आदर्शों को बनाए रखते हैं तो उनको दिया जाता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट, ये इससे पहले बहुत से अवार्ड दिए जाते हैं। निर्देशक देखिए शेखर कपूर है, शेखर कपूर, थोड़ी सी दाढ़ी रखते हैं, इनको याद है आपको, अगर चेहरा याद होगा इनका। ठीक है, ब्रिटिश नेशनल अवार्ड इनको मिला है। देखिए अब इनको, इनकी मूवी कौन सी है? व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट,
ठीक है, फिल्म के बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। ठीक, बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश नेशनल अवार्ड, ब्रिटिश नेशनल अवार्ड शेखर कपूर को, शेखर कपूर। ठीक है, कितने अवार्ड जीते? 9 श्रेणियों में इसको नॉमिनेट किया गया था, इस मूवी को, जिसका नाम है व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट। ठीक, 4 अवार्ड जीते हैं, 9 में से 4। ठीक है, ये ब्रिटिश रोमांटिक कॉमेडी है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड को जीईएम पुरस्कार, एनएलसी, ठीक है, तो कोयला मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न कंपनियां। अब देखिए, जहां कभी भी आपको ऐसे मिल जाए नवरत्न कंपनियां, तो आप ये करिए कि नवरत्न कौन होती हैं। 3 श्रेणियां हैं, 3 श्रेणियां हैं, तो नवरत्न कौन है और दूसरी कौन है, मिनी रत्न कौन है, तो कितनी कितनी है, रिसेंटली कोई ऐड की गई है, गूगल करके ये सब छांट के थोड़ा सा लिख लिया करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा, समझे? ठीक है, ओके, ठीक, ये पुरस्कार दिया गया है, इसको आप पढ़ लेना। ठीक, जीएम पोर्टल पर ऑनबोर्ड किया गया, बहुत कुछ ऐसा खास है नहीं, बट ठीक है, देख लेना, देख लेना, देख लेना जरूर। ओके, हाँ, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जीईएम, जीईएम विमान के लिए, हाँ ठीक है, इसको भी देख लेना। ठीक, क्या है? एनएमडीसी को एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023। ठीक, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ठीक है, को कोयला को कोलकाता के एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड में 2 प्रतिष्ठित दिए गए, बस इतनी चीज याद रखना। ठीक है, एनएमडीसी, एनएमडीसी देख लिए, एसोचैम, एसोचैम देख लीजिए। ठीक है, इसको देखिए, एनएमडीसी देखिए लिखा, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, यह इस्पात मंत्रालय यानी स्टील मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र के नवरत्न उद्यम है, नवरत्न उद्यम है। ठीक है, इसका मुख्यालय यहाँ पे। युद्धाभ्यास, युद्धाभ्यास पे देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं, यहाँ युद्धाभ्यास से क्वेश्चन बनते हैं, आप हमेशा याद रखिए युद्धाभ्यास से क्वेश्चन बनेंगे, बहुत हर साल ही बनते हैं। ओके, तो इनको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, और पढ़ने के क्रम में आप एक चीज बहुत याद रखेंगे, युद्धाभ्यास से याद रखेंगे कि या फिर ये एक तो कहाँ पे हुआ, किसके साथ हुआ, दूसरा कहाँ पे हुआ, तीसरा है कि किस जेनर का ये था, किस विधा का था, जैसे मेरीन था या आर्मी एक्सरसाइज थी या एयर एक्सरसाइज थी। ठीक है, इतनी चीजें आप याद रखेंगे, और कौन सा हुआ है, नंबरिंग कौन सी है, नंबरिंग कौन सी है, या लास्ट ईयर जब हुआ था तो कहां से हुआ, कितने, इस साल अगर हुआ तो कितने दिन चला। ठीक है, इतनी चीजें आप याद रखेंगे कम से कम। और अगर भारत का, अगर इंडिया का कोई इंपॉर्टेंट कोई जैसे कि कोई आईएनएस है, वो भाग ले रहा है, कोई पनडुब्बी भाग ले रही है, राइट, या कोई कोई कुछ और भाग ले रहा है, ठीक, इंपॉर्टेंट चीजें अगर वो है तो उसको रखेंगे। अगर मान लीजिए कहीं रफेल एयर एक्सरसाइज चल रही है, अगर कहीं ने रफाल ने कहीं पे भी अपनी एक्सरसाइज की है उसके साथ में, तो आप उसको याद रखेंगे। अगर कोई और है, मिग विग है, तो मत याद रखें। मैं पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। तो भारत और मंगोलिया के मध्य क्या हुआ, नोमैडिक एलिफेंट 2023 सैन्य का 15वां संस्करण, ऐसे याद, जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आप रखेंगे इसको। नोमैडिक एलिफेंट 2023 15वां संस्करण। मंगोलिया जब आप देखें तो मंगोलिया देखें क्षेत्र में कहाँ है, मानचित्र में कहाँ है, एटलस खोल के देखें। ठीक है, ठीक, और इस क्या हुआ था, यह सैन्य अभ्यास 17 से 31 जुलाई तक मंगोलिया के उलान बटार, ये नाम याद रखना, ठीक, आयोजित किया गया। ठीक, 2 देश की सेनाओं के मध्य ठीक, सकारात्मक सैन्य संबंध, ये सब चीजें देख लेना, बट ऐसे पूछता नहीं है, जो पूछता है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच एक वार्षिक, ऐसे बना लो, वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ठीक, और बस ये कुछ नहीं है, पिछला संस्करण अक्टूबर 2019 में भारत के बखोल यानी एचपी हिमाचल प्रदेश में बखोल है, वहां पे इतनी चीजें। तो जब जैसे पढ़ें, मैंने इसलिए आपको बताया, जब आप पढ़ें तो कैसे याद रखेंगे, जैसे कि नाम तो ये है, किसके साथ हुआ, तो इंडिया ने मंगोलिया के साथ में, कौन सा संस्करण था, कौन सा इवेंट था नंबरिंग के हिसाब से, तो 15वां था, और कहां पे हुआ, तो मंगोलिया के उलान बटार में हुआ। ठीक, और ये किसका है, तो 2 देश की सेनाओं का है, मरीन एक्सरसाइज नहीं है, ये एयर एक्सरसाइज नहीं है, 2 देशों की सेनाओं का है, राइट, और ये वार्षिक कार्यक्रम है, ऐसे याद रखेंगे। और क्या हुआ 2019 में, कहा हुआ था, ये अगर स्टेटमेंट में आएगा तो ऐसे देगा, सीधे आएगा तो किसके साथ हुआ और कौन सा संस्करण था या कहां पे हुआ, बस। ठीक है, ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस, सदर्न रेडीनेस, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, भारतीय नौसेना ऐसे बना लीजिए, नौसेना ने यूएसए, इटली, ब्रिटेन, सेशल्स के साथ रक्षा बलों की 9 सेनाओं, इनके नाम याद रख लेना, इनके नाम जरूर याद रख लेना, जरूर। ठीक है, इतने 10 से 12 जुलाई के बीच में सेशल्स में ऑपरेशन रेडीनेस सदन, सेशल्स देखिए, सेशल्स कहाँ है, सेशल्स आइलैंड कहाँ मिलते हैं। ठीक है
भारतीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह एक बहुत बहुराष्ट्रीय पहल है, ठीक है, इसको आप आराम से पढ़ लें। INS सुनैना, ठीक है, समुद्री जहाज ने इसमें हिस्सा लिया, ठीक है, इतनी चीज आप याद रखेंगे, ठीक। अगले वाले पे हम लोग चलते हैं। अगले वाले में भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय युद्धाभ्यास 2023। अब देखिए इसको जिमैक्स 23 बोलते हैं, जापान इंडिया मरीन एक्सरसाइज, ओके, ऐसे हो गया जिमैक्स, ठीक। अब आप याद रखेंगे जापान इंडिया मरीन एक्सरसाइज, ठीक, 2023, ठीक। द्विपक्षीय अभ्यास है, ये 7वां संस्करण था, बंगाल की खाड़ी में हुआ, बंगाल की खाड़ी में हुआ, अरब सागर में नहीं हुआ। 5 से 11 इतने में चला। जिमैक दोनों देशों के समुद्र 3 स्तरों जैसे सतह, उप सतह, हवा उन्नयन के हवा में उन्नत स्तर के अभ्यास में शामिल हुए, ठीक है। एकीकृत हेलीकॉप्टरों के द्वारा लड़ाकू विमान समुद्री गश्ती पनडुब्बियों की भागीदारी रही। जिमैक सामान्य प्रक्रियाओं को फिर से मान्य करने के लिए जहां भारत और जापान के बीच अंतर कुछ नहीं है, इसमें इतना याद रखना, 7वां संस्करण है, बंगाल की खाड़ी में हुआ, ठीक है। इतने टाइम तक चला, ये बहुत खास नहीं है, बस ठीक है, याद कर लें पिछला कब हुआ था, 6वां कब हुआ था, 6। भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के मध्य नौसेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास साल्वेक्स आयोजित किया गया। याद रखें साल्वेक्स। एक काम मैं और भी बता रहा हूं, जब ये आप युद्धाभ्यास पढ़ें तो A4 साइज की एक सीट ले लें, मैं अच्छा तरीका आपको बता रहा हूं। जब आप पढ़ते रहें तो उनके नाम लिखते रहें, जैसे कि पहले तो नाम लिखें कौन सा हुआ, किसके किसके बीच में हुआ, ठीक है, कौन सा संस्करण था, कहां पे हुआ, इतनी चीज, और ऐसे ऐसे करके बना लें। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे ऐसे करके बना लें। और इन चीजों को थोड़ा रिपीटेटिव मोड में आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप भूलेंगे, समझे, क्योंकि बहुत सारे हो जाएंगे, जब तक एग्जाम आएगा तब तक बहुत सारे हो जाएंगे, बट इनको ध्यान में रखना है। जैसे रैंकिंग आती है, उनके लिए A4 सीट आपको बनानी पड़ेगी। बाद में रंगीन बुक अगर आप छांटेंगे जाके, ढूंढेंगे जाके, तो बर्बाद हो जाएंगे, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि जिस बुक से आप लगातार पढ़ते रहते हैं वही अपनापन देती है, ठीक है। भारतीय नौसेना, अमेरिकी नौसेना यानी IN इंडियन नेवी और US नेवी के बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास साल्वेक्स का 7वां संस्करण याद रखना, 7वां संस्करण, ठीक है, 7वां संस्करण साल्वेक्स, ठीक। कहाँ आयोजित किया, तो कोच्चि में आयोजित किया गया, ऐसे ऐसे बना लीजिए, ऐसे ऐसे, ठीक है। अभ्यास के परिचालन समय बढ़ाने के लिए ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ है नहीं, विशेषज्ञ गोताखोरी, अग्रिम पंक्ति में युद्धपोतों की तैयारी दोनों सेनाओं 2005 से इस युद्धाभ्यास में लगी है। देखिए इंडो चाइना जो एरिया है, यानी जिसको इंडो पैसिफिक US बोलता है, चाइना इसको इंडो पैसिफिक बोलने से कतराता है। तो इन सब चीजों में एक जैसे कि कंट्रीज हो गए, इंडिया हो गया, US हो गया, या जापान हो गया, या साउथ अफ्रीका हो गया, जिन लोगों का ठीक ठाक एलाई है, जिनका ठीक ठाक अलायंस है इस रीजन में, ठीक, या फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ये सब कंट्रीज ऐसी कोशिश करते हैं कि जो दक्षिणी चीन सागर है वहां पे चाइना अपना आधिपत्य इतना ना कब्जा कर ले, इतनी चीजें मत फैला ले कि फिलीपींस तक पे घुस जाए, या वियतनाम की हाल, या मतलब जो दक्षिणी चीन सागर है, जो वियतनाम तक के आसपास तक ऐसे लगेगा आके, वहां तक पूरा अपना बताने की कोशिश, इसलिए इसको आराम से हम लोगों की चीजें निर्बाध रूप से चलती रहें, और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जब कभी चर्चा होगी तो उन पर मैं बात करूंगा। भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी और फ्रांसीसी नौसेना यानी फ्रांस FN, जिसको फ्रांसीसी नेवी बोलते हैं, साझेदारी में समुद्री अभ्यास हुआ। कहाँ हुआ, देखिए भारत के तरफ से INS राणा है, एक निदेशक मिसाइल विध्वंसक, ठीक है, एक डिस्ट्रॉयर है। कौन सा कैसा डिस्ट्रॉयर है ये, तो डिस्ट्रॉयर है ये जिसको बोलते हैं गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, ठीक है। इसमें मिसाइल में लॉक कर दिया जाएगा और वो गाइड हो जाएगी, अपने आप चली जाएगी, ठीक है। एक स्वदेशी रूप से निर्मित अपतटीय गश्ती जहाज INS सुमेधा, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में हुआ, और फ्रांसीसी नौसेना का जहाज था FS सुरखौफ, इसका नाम भले ही मत याद रखना, बस ये और ये 2 याद रखने ना, ठीक है। INS राणा और INS सुमेधा, और बंगाल की खाड़ी में हुआ, नंबर 3, ठीक। कब से कब तक हुआ, कौन सा संस्करण था, संस्करण अगर मत याद आए, या अगर ये रेगुलर एक्सरसाइज नहीं है तो इसका संस्करण नहीं होगा, ओके। ये सब चीजें आराम से आप पढ़ लें। तो हुआ ये कि फेट श्रेणी के युद्धपोत सुरखौफ जो है, जो फ्रांस का है, इसने 26 से 29 जून तक विशाखापत्तनम का दौरा किया और भारतीय नौसेना के जहाजों के साथ कई गतिविधियों में भाग लिया।
विशाखापट्टनम आपको पता है, ईस्टर्न 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 साइड पे आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपको 72 की कहानी पता है तो विशाखापट्टनम का अपना अपना अलग योगदान है, ठीक है, INS राजपूत से लेके। तो फ्रांसीसी मजबूत संबंध मजबूत करने हैं और ये सब इसके बारे में लिखा है, ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं बुक्स पे यानी कौन कौन सी बुक्स यहाँ पे आई हैं। तो देखिए पहले नंबर पे एक टॉपिक है इज द व्हील टर्न्स, ये बुक का नाम है इज द व्हील टर्न्स। किसने लिखी है? तो ये लिखी है रंजीत प्रताप द्वारा लिखी गई। इसका विमोचन किसने किया है? तो उपराष्ट्रपति हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, इन्होंने इसका विमोचन किया है, ठीक। और जो रंजीत प्रताप हैं ये प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं किसके? रायला कॉर्पोरेशन के, ठीक। जैसा कि पहिया घूमता है, इसका मतलब है जैसा कि पहिया घूमता है का विमोचन किया गया। ओके, तो इन्होंने क्या है, ये इनके उद्देश्य व्यक्तिगत अनुभव है, संघर्ष है, सफलताएं हैं, इनको साझा किया है पाठकों के साथ में। जब आप लोग कुछ बन जाएंगे तो आप लोग भी बुक्स लिखिए, कम से कम बात तक के लिए कोई पढ़ेगा, याद करेगा आपका जीवन संघर्ष, ठीक है। सार संक्षेप देखिए, सार संक्षेप हम लोग चलना है। ये देखिए क्या लिखा है, हीरक जयंती क्या है? जैसा कि पहिया घूमता है, जीवन व्यवसाय के चक्रीय पद्धति पर चक्रीय प्रगति का प्रतीक है। इसको आप देख लें, बहुत कुछ है नहीं, ठीक है। अगली बुक है इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ ए साइंटिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इधर लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना। अब ये है क्या? इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ ए साइंटिस्ट, ठीक। तो ये बुक है दो लोगों ने जो लिखी है, एक लोगों का नाम है R चिदम्बरम साहब और दूसरे लोग हैं सुरेश गंगोत्रा, ठीक। इन दोनों का नाम आप याद रखेंगे। तो R चिदम्बरम साहब कौन है? जब आपको याद हो अगर, तो एक युद्ध 1998 में जो पोखरण सेकंड हुआ था 11 से शायद आई थिंक 13 मई था, या इसके बीच में 13 मई के बीच में जो 5 बम थे जो उनको टेस्ट किया गया था, उसमें इनका बहुत क्रिटिकल रोल था। अबुल कलाम आजाद, APJ अब्दुल कलाम के साथ में, नॉट अबुल कलाम आजाद, सॉरी माफ करें। तो इनका बहुत क्रिटिकल रोल वहां पे हुआ करता था, ठीक है। और ऐसा इन्होंने इन दोनों लोगों ने मिलकर ये बुक लिखी है इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ ए साइंटिस्ट, ठीक है। तो इसमें जीवन को दर्शाती है, डॉक्टर R चिदम्बरम के जीवन को दर्शाती है। R चिदम्बरम बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। देखिए 2001 से लेकर 2018 तक, 2001 से 18 बहुत साल हैं ये, ठीक है। भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार और कैबिनेट की वैज्ञानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक। डॉक्टर चिदम्बरम ने बुनियादी विज्ञान और परमाणु प्रौद्योगिकी के कई पहलुओं में अपना योगदान दिया है। ओके, तो अगला ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूर यार, याद रखना, भूलना मत, ये बुक आने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। अगला है विनोद मनकरा की पुस्तक है प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबॉर्ड ऑफ ए रेनबो, ठीक है, द एंसेस्ट्रल अबॉर्ड ऑफ ए मेट्रो प्रिज्म। ओके, तो ये है फिल्म निर्माता है, ठीक, राइटर है विनोद मनकरा, इनकी पुस्तक है प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबॉर्ड ऑफ रेनबो, इसका विमोचन किया गया है। अब ये जो बुक है ये का विमोचन कहाँ हुआ है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के रॉकेट लॉन्च पैड से किया गया। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसका विमोचन कहाँ से किया गया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के रॉकेट लॉन्च पैड से किया गया, ठीक है। आप देखिए अभी जो आपका मून मिशन है चंद्रयान 3 बहुत चर्चा में रहा, कहाँ से किया गया? यहीं से, ठीक है। पुस्तक ये विज्ञान लेखों का एक संग्रह है, ठीक। इस इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक S उन्नीकृष्णन नायर को यह पुस्तक सौंपकर विमोचन किया। यहाँ से ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसको भी याद रखना, भूलना मत। ओके, TN सेशन है। TN सेशन कौन थे? बहुत चर्चा में रहे थे किसी टाइम पे, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे, ठीक। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त TN सेशन द्वारा लिखित थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड आयोबायोग्राफी, इनकी मतलब ऑटोबायोग्राफी है। ओके, इनकी अपनी जिंदगी पे लिखी गई है इन्होंने, ठीक, थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, ठीक। इस आत्मकथा में 90 से लेकर 95 तक EC यानी CES चीफ इलेक्शन
कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो सीईसी, ओके सीईसी है, ओके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में उनके कार्यकाल को भी शामिल किया गया है। ठीक, 2019 में उनका निधन हो गया कि 4 वर्ष बाद ये प्रकाशित की गई है। और टीएन सेशन एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन के भी लेखक हैं। इसको याद रख लें, टीएन सेशन ने लिखी है। ये भी पूछ सकता है स्टेटमेंट में वो कब से कब तक के सीईएस रहे थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे थे। ठीक, ओके। एक पुस्तक है कृष्णा द सेवेंथ सेंस का मलयालम अनुवाद जारी। ठीक, तो केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, ठीक, ने आईआईएम कोझिकोड के निदेशक हैं देवाशीष चटर्जी द्वारा लिखित पुस्तक देवाशीष चटर्जी आईआईएम कोझिकोड के ये निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं। और किसने ये की है मलयाली अनुवाद किसने जारी किया? तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने किया। बुक का नाम है, याद रखना, कृष्णा द सेवेंथ सेंस का मलयालम अनुवाद जारी किया है। ओके, अनुवाद है ये। ठीक, इसकी कहानी केशव नाम के एक शिक्षक और उसके पूर्व छात्रों, जिसमें नील और काया भी शामिल है, कि इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, तो केशव कृष्णा, ठीक, याद रखेंगे आप, इन सब चीजों को आप देख लें। ठीक, देवाशीष चटर्जी का पहला पुरस्कार विजेता पहला उपन्यास है। ठीक है, ये चीज देख लें, ये चीज बहुत कुछ ऐसी खास, मेन चीज ये थी, इसको याद रखिए। विविध है मारतड़म शहद क्या है भाई? शहद तो शहद होता है। ठीक, तो मारतड़म शहद क्या है, चलिए देखते हैं। हाल ही में भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया, यानी जीआई टैग दिया गया। ठीक, अब आप देखें जाके जीआई टैग किन किन चीजों में दिए जाते हैं, कौन जीआई टैग देता है, राइट। यह शहद कहाँ है? तमिलनाडु में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक गाढ़ा प्राकृतिक एंजाइम, एंटीऑक्सीडेंट और पौधों के पोषण से भरपूर जैविक शहद है। ठीक, तमिलनाडु में, ये चीज याद रखिए, तमिलनाडु में। ठीक, जीआई टैग दिया गया मारतड़म शहद। ठीक, इसमें पराग तथा क्या है, प्रोपोलिस के साथ विटामिन, अमीनो एसिड और खनिज पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के मतलब अच्छा है। ठीक, इसको याद रखेंगे तमिलनाडु को। ठीक, और ये जाके देखे जाके जीआई टैग। ठीक, अब है फांग नोन कोन्याक, नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने की फांगनोन कोन्याक नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला, राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी। नाम क्या है? फांगनोन कोन्याक, नागालैंड से, राइट। ठीक है, तो क्या हुआ, 17 जुलाई 23 को फांगनोन कोन्याक जो है उपाध्यक्षों के पैनल की नियुक्ति में होने वाली उपाध्यक्षों के पैनल में नियुक्त होने वाली भारत की पहली सदस्य बनी है। ठीक है, महिला सदस्य बनी है। इसके साथ ही राज्यसभा में नागालैंड से पहली महिला सदस्य फांगनोन कोन्याक ने सदन की अध्यक्षता की। ठीक, अब क्या है, सभापति जो है जगदीप धनखड़ ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए 4 महिला सदस्य, कुल का 50%, ठीक, वो उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया। देखिए, एक होता अध्यक्ष तो होता ही है, ठीक, सभापति होता ही है, इसके बाद में उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं इनके। और उन उपाध्यक्षों में जब ये अध्यक्ष नहीं रहता है तो उपाध्यक्ष जो होता है वो इसको लीड करता है सदन को। ठीक है, और जब मान लीजिए ये भी नहीं रहेगा, ठीक, तो ये वाला आ जाएगा, ये नहीं रहेगा तो ये वाला आ जाएगा, ये नहीं रहेगा तो ये वाला आ जाएगा। ठीक, तो उसको आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अब नामित महिला सदस्य में कौन है? पीटी उषा, एस फांगनोन कोन्याक, डॉक्टर फौजिया खान और सुलता देव। ठीक, सभी नामांकित महिला सदस्य पहली बार सांसद बनी है। बोलते बोलते मेरा मुंह थक जाता है। हाँ, पुनर्गठित पैनल में अब तक कुल 8 सदस्य शामिल किए गए हैं, कुल 8 सदस्य शामिल हैं, जिनमें आधी महिलाएं हैं। उच्च सदन के इतिहास में पहली बार है। अभी उच्च सदन क्या होता है? उच्च सदन मतलब राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ठीक, और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ये उच्च निम्न नाम की कोई चीज है नहीं, दरअसल कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि ये उच्च सदन है, ये निम्न सदन है। लेकिन दरअसल बात ये है कि अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो राज्यसभा थी, ठीक है, जो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक, स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे एलीट क्लास के लोग बैठते थे, एलीट क्लास के, ठीक,
तो इसलिए इसको बहुत पहले से यूके में भी इसको उच्च सदन बोला जाने लगा, वही चीज यहाँ पे की गई है। अब देखिए इसमें कुछ सार संक्षेप में और देखिए महत्वपूर्ण दिवस दिए गए हैं। अब दिवस सब नहीं रटने हैं, सब नहीं रटने हैं, लेकिन कुछ एक महत्वपूर्ण दिवस है उनको आप ऐसे देखें कि देखिए 1 जुलाई याद रखेंगे डॉक्टर्स डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट और जीएसटी डे, जीएसटी डे, ठीक है, 2016 में जीएसटी बिल आया था, ओके ठीक है। और 3 जुलाई ये है स्वतंत्रता दिवस यूएसए का होता है, ठीक है, सबको पता है। क्षमा दिवस है, ये है मछली किसान दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, यूपीपीसीएस बहुत बार पूछ चुका है, याद रखना। मैं लगा दे रहा हूँ, आप पढ़ पाना तो सब पढ़ लेना, बट मैं लगा दे रहा हूँ, उनको आप देख लेना। अंतर्राष्ट्रीय मलाला डे और विश्व पेपर बैग दिवस, ठीक, विश्व मलाला डे एक बार याद कर लेना, कोई बहुत खास चीज नहीं है। 15 जुलाई वाला ये याद रखना, इसी दिन विश्व युवा कौशल दिवस। अब मैंने आपको जब बताया था AI फॉर इंडिया 2.0, AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम जब चालू किया गया था तो इसी दिन चालू किया गया था, ठीक, कौन, स्किल इंडिया और ग्रैब योर वर्नाकुलर इम्प्रिंट, जो आईआईटी मद्रास की पहल थी, इसके साथ मिलकर ये प्रोग्राम चालू किया गया था। मैंने उस समय आपको ये बताया था, अगर आपने ध्यान से लेक्चर देखा होगा तो आपको याद होगा, ठीक, याद रखना इसको। नेल्सन मंडेला डे याद रखना, ठीक है। और इनकी थीम भी देख लेना, ओके। और कुछ आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है, ये तो सबको पता ही है, ठीक। कारगिल विजय दिवस, इसकी भी मैंने बात की थी, कारगिल विजय दिवस, क्योंकि जब आप फर्स्ट लेक्चर में जाएंगे तो मैंने इसकी चर्चा की थी, ठीक है। हाँ, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है, ठीक, इसको भी याद रखना। हेपेटाइटिस डे याद रखना। विश्व बाघ दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इतनी चीजें आप याद रखेंगे, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर दिवस, ये सबने तैयार करना, ये याद रखना, ये याद रखना, ये याद रखना, ये याद रखना। और मैंने जहां जहां निशान लगाए, ठीक। 11 जुलाई बहुत बार पूछा गया, याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक, ये भी पूछा जाता है। कोविड के बाद में 1 जुलाई की महत्वपूर्ण चीजें बढ़ गई हैं। आज से देखिए ये खत्म होता है, खेल एल है, खेल एल को मैं सब एक में उठा के डाल दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब 3-3, 4-4, 2-2 महीने के, क्योंकि एक वो आया है, इतना कुछ बहुत इसमें है भी नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट हुआ भी नहीं है, इसलिए मैं एक में उठा के डाल दूंगा। आज से सितंबर वहाँ की क्रॉनिकल खत्म होती है, इसके बाद में आपके पीछे के जो हैं उसमें कुछ चीजें बचती हैं, आगे स्टेट राज समाचार बचते हैं, उसमें हो सकता है कि मैं एक लेक्चर उसका बना दूं जिसमें कि स्टेट कवर कर लिया जाएगा, और कुछ ऐसा बच रहा नहीं है, बाकी सब कुछ मैंने कवर कर लिया। पीछे की जितनी भी चीजें हैं, जो भी चीजें क्या बोलते हैं 1 लाइनर में लिखी हुई हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं, देखो समझे, उसको आप पढ़ सकते हैं। जो समझाने वाली चीज होती है, जहां से कुछ इंपॉर्टेंट निकालने वाली चीज है, मैं वो निकालने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसको मैंने, हो सकता है कि जब मैं सितंबर ये हुआ, अक्टूबर की जब क्रॉनिकल आए या अगस्त की मैं क्रॉनिकल पढ़ाऊं आपको, तो हो सकता है कि मैं उसके खुद से मैं शॉर्ट नोट्स उसके बना दूं पीपीटी पे, राइट, या पीपीटी पे नहीं तो पीडीएफ पे, किसी पे बना दूंगा, ओके। लेकिन इसको मैंने इसको पहले ऐसे कवर किया कि आप इन चीजों को समझें कि कैसे शॉर्ट लिस्टिंग करनी होती है, इतनी बड़ी बड़ी जो भी चीजें लिखी होती हैं उनमें कैसे आप शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। उसके लिए पुराने पेपर को भी मैंने डिस्कस किया था, 2023 के, 2022 का भी पेपर मैंने आपको दिखाया था, राइट। तो करंट का पोर्शन ऐसा है, और इस पे मैं एक 250 से 300 क्वेश्चन का एक पीडीएफ लेके आऊंगा, जिसको मैं डाल दूंगा, आप सब लोग उसको लगाएं। तो इससे कोई भी क्वेश्चन आपका निकल के फिसल के जाएगा नहीं, चाहे वो आरओ का एग्जाम आने वाला हो, या यूपीपीसीएस 2024 जो आने वाला है उसका हो, या कोई भी अन्य एग्जाम हो, सब कुछ हो जाएगा इससे। पीछे की चीजें देख लेना। पीछे एक चीज और इसमें देखिए आती है, जिसमें विज्ञान प्रगति है और जिसमें अन्य चीजें भी हैं उनको मत छोड़ना, बिल्कुल समझे। विज्ञान प्रगति है उसमें, और क्या योजना भी शायद उसमें, उसी में योजना को डाल दिया गया, और कुरुक्षेत्र, ये सब चीजें बिल्कुल मत छोड़ना। और पीछे के क्वेश्चन सब लगा लो जाके। बाकी सितंबर की ये खत्म हो गई है। चलिए, आप लोग सब स्वस्थ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अच्छा लगता है बस थोड़ा सा, बस, और कोई विशेष चीजें नहीं होती हैं इनसे, बट अच्छा लगता है, एक बूस्ट मिलता है कि मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, तो मैं आगे भी ऐसे ही करता रहूँ, राइट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, खुशहाल रहें। और एक चीज और भी मैं यहाँ पे चलिए लिख देता हूँ, ये है संस्थान का, इंस्टीट्यूशन का, मेरा नंबर नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन का नंबर है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 8821059556, इसको आप सेव कर लें। अगर कोई इंपॉर्टेंट सूचना होती है तो मैं इस पे आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है। फालतू के मैसेज कृपया ना करें,
तो आसानी होगी। अगर कुछ चीज़ें सरल बनाई जा रही हैं तो दूसरे के लिए भी उतनी ही सरल बनी रहें, बस। ठीक है, आप लोग सब अच्छे से रहें और पढ़ते रहिए। आगे मैं सितंबर ये वाली खत्म हुई, सितंबर से अक्टूबर पे नहीं जाऊंगा। अगस्त की जो क्रॉनिकल पतली वाली है मैं उसको स्टार्ट कर दूंगा, और इसके जितने क्वेश्चन हैं मैं 200 से 300 के बीच में क्वेश्चन मैं बना दूंगा, आपको आसानी होगी विद आंसर, राइट। चलिए, धन्यवाद आपका।